हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल, एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। फीचर्स, इंपॉर्टेंस भी डन है। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक्स और हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में कहाँ बेसिक डिफरेंस है, दोनों किसकी बात करते हैं और किसकी बात नहीं करते, हम उसके बारे में आज पूरा पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो आप किसी भी कीमत पे इन 2 चैप्टर को एटलीस्ट अच्छे से जरूर लर्न कर लेना। 4 चैप्टर हम करेंगे, फिर इसका एक टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट। 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, और फिर हम टेस्ट लेंगे पूरे के पूरे 12 चैप्टर का, पार्ट ए का भी, फिर पार्ट बी का, फिर कंबाइन। वो काफी सारे टेस्ट होंगे और हमारा टारगेट ये है कि सितंबर के एंड तक आपका पूरा विद टेस्ट पूरा बीएसटी अच्छे से खत्म हो जाए। तो आपका सपोर्ट लगेगा इसके अंदर, आप अच्छे से प्लीज इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स तो दिए ही दिए, साथ में कुछ टेक्निक्स दी, जो टेक्निक्स हेल्प करता है मैनेजर्स को साइंटिफिकली डिसीजंस को लेने में। एक एक करके टेक्निक्स की बात करेंगे। सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये जो टेक्निक है ना, ये यूनिटी ऑफ कमांड का ये एक तरीके से वॉयलेशन है। यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल आपने पढ़ रखा है हेनरी फेयोल का, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड में आपने क्या पढ़ा था, एक बॉस होना चाहिए, उसी से क्लास आप ऑर्डर लोगे। लेकिन हेनरी फेयोल साहब कहते हैं कि 8 बॉस होना चाहिए। एक इंसान सभी काम में एक्सपर्ट नहीं होता, तो 8 बॉसेस होना चाहिए। एक्चुअली ये प्रिंसिपल, ये जो टेक्निक है वो क्या कहता है कि जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जिसका काम मेंटल एक्सरसाइज होता है, उनको अलग कर दो, और जो वर्कर्स डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, जो काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनका अलग कर दो। 2 डिपार्टमेंट कर दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या वर्किंग डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 बॉस होने चाहिए, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर 4 बॉस होने चाहिए। प्लानिंग वाले को फ्री कर दो कि भाई तुम्हें कोई भी क्लास काम फिजिकल वाला नहीं करना है, और फिजिकल वाले को फ्री कर दो, तुम्हें क्लास कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुम्हें जो काम दिया जाएगा उसको तुम्हें क्लास बस फॉलो करना है। और 4 बॉस दोनों में होने चाहिए, एक बॉस सभी काम में एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, यही है क्लास आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप। आओ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, फैक्ट्री शुड बी डिवाइडेड 2 डिपार्टमेंट, प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट क्लास फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग। वर्कर जो है क्लास फ्री होना चाहिए बर्डन ऑफ प्लानिंग से, यानी वर्कर को क्लास फ्री कर देना, भैया प्लानिंग कुछ नहीं करना। एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क, एंड प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट शुड फोकस ऑन प्लानिंग पॉलिसी। ठीक है, वर्क एंड प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो फोकस करेगा प्लानिंग पे, पॉलिसी पे, स्ट्रैटेजी बनाने के अंदर। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन बोथ डिपार्टमेंट, टेलर सजेस्टेड 4 एक्सपर्ट इन ईच डिपार्टमेंट बिकॉज 1 पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क। तो 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, 4 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दिखाओगे इन 4 का नाम। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 हेड होने चाहिए। पहला है रूट क्लर्क, जो बताएगा, रास्ते के बारे में बताएगा क्लास कि भैया आपको कहाँ पहुंचना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपके साथ साथ क्लास रास्ते में चलेगा और आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, अगर कोई गलती कर रहे अगर आप, तो उसको क्लास ठीक कराएगा। टाइम कॉस्ट, जो मैनेजर होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो देखेगा काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम लो कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर डिसिप्लिनरियन चेक करेगा काम डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड है। सबसे पहला है क्लास रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। ये 4 नाम याद होना चाहिए, चारों का काम याद होना चाहिए। अगला है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी 4 बॉस, 4 हेड होना चाहिए। पहला है क्लास गैंग बॉस। गैंग बॉस वो होता है जो अरेंज करता है सारी चीजों को, मशीनरी को, हर एक चीज को, फाइनेंस को, एचआर, हर किसी को क्लास या अरेंज करे गैंग बॉस। स्पीड बॉस चेक करेगा क्लास काम जो हो रहा है वो प्रॉपर स्पीड से हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत स्लो तो नहीं हो रहा काम। रिपेयर बॉस, अगर मशीनरी में कोई रिपेयर हो, कोई खराबी आती है, तो रिपेयर बॉस क्लास इंस्टेंटली उसको रिपेयर करेगा, उसको वेट नहीं करना 2-4 दिन, कंपनी के लोगों को बुलाओ, कंपनी के अंदर ही रिपेयर बॉस होता है, इंस्टेंटली तुरंत उसे बुलाया जाएगा, वो तुरंत रिपेयर करेगा। और इंस्पेक्टर चेक करेगा क्लास क्वालिटी चेकिंग की, जो काम हो रहा है वो क्वालिटी कैसी है उसकी, जो क्वालिटी डिसाइड किया था उसी बेसिस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये 4 बॉस प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 बॉस ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। ये
फंक्शनल फॉर्मैनशिप में टेलर की पहली टेक्निक है। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, काम आप जो भी कर रहे हो उसका एक जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि वो सब बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, एवरेज है, मिडिल है, ये टॉप क्वालिटी का है। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका स्टैंडर्ड कैसा रहेगा। जैसे मैं कई सारे एग्जांपल की बात, मिठाई की एग्जांपल की बात करता हूँ। मिठाइयाँ 200 रुपये सेम, अगर आप देखो बर्फी 200 रुपये किलो भी आती है, 600 रुपये किलो भी आती है, 1000 रुपये किलो भी आती है, 1500 और 2000 रुपये किलो भी आता है। तो आपका कौन सा स्टैंडर्ड वाली बर्फी आप बना के बेचोगे, कौन सी स्टैंडर्ड वाली मिठाई या कोई सामान बना के बेचोगे। तो जो 2000 रुपये किलो बेच रहा है बर्फी, तो उसका रॉ मटेरियल जो उसका दूध आ रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसका जो ड्राई फ्रूट डल रहे हैं उसके अंदर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ड्राई फ्रूट्स भी अलग अलग, सेम काजू 400 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 800, 1000 रुपये किलो भी आता है, तो वो अच्छे ड्राई फ्रूट डालेगा उसके अंदर, उसकी पैकिंग अच्छी होगी, उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा बड़े बड़े लोग कर रहे होंगे इस तरीके से। तो भैया आप जो भी आप स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हो ना, वो स्टैंडर्ड सेट कर दो ताकि क्लास आपकी प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, प्रोडक्ट एक जैसा रहे। स्टैंडर्डाइजेशन से प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। Scientific management always insists on maintaining the quality standard. Standard should be maintained from the beginning. Standard शुरू से maintain करना चाहिए from the selection of tool, कि कौन कौन से tools हैं, कौन कौन से equipment सामान बना रहे हो, raw material कैसा होना चाहिए, machine कैसा होना चाहिए, हर चीज। Standard size क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, weight etc. Also keeps in mind simplification. अब simplification का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को सिंपल रखो, अननेसेसरी डिवीजन को इग्नोर करो कि एक प्रोडक्ट है उसके 4 अलग अलग कलर, 5 अलग अलग कलर निकाल रहे हो, नहीं, सिंपल रखो, 2-3 टाइप वैरायटी बहुत है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट, अननेसेसरी डिवीजन ऑफ साइज एंड टाइप, दिस आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव क्वालिटी। तो अगर अननेसेसरी डिवीजन करोगे ना प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का जो क्लास बेसिकली एक तरीके से अगर देखो ना, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, आपका टाइम एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगा, आप घाटा ही होगा, आपको कॉस्ट बढ़ेगी आपकी खामोखाम में। तो अननेसेसरी प्रोडक्ट की डिवीजन मत रखो, प्रोडक्ट के 2-3 वैरायटी रखो। जैसे मोबाइल फोन आता है तो 2-3 वेरिएंट में आता है, खींच के 3 वेरिएंट 4 वेरिएंट में आता है। अब ये नहीं कि 10 अलग अलग वेरिएंट में निकाल रहे हैं उसको, कोई फायदा नहीं है, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, सेल्स भी नहीं होगी और क्वालिटी पे भी कहीं ना कहीं क्लास आप मार खाओगे। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा क्लास, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन का मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, चार्जर, जैसे चार्जर आता है तो आप किसी भी फोन में चार्जर लगा, आप दोस्त के यहाँ जाते हो, घर में जाते हो, टूर पे घूमने जाते हो, तो भाई चार्जर है, किसी का भी चार्जर मिलता है क्लास, आप लगा लेते हो, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, कहीं भी यूज हो जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, अगला है क्लास वर्क स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, यहाँ से बहुत अच्छे से समझना। वर्क स्टडी इन 4 स्टडी को जोड़ के आता है। वर्क स्टडी कहता है क्लास कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। वर्क स्टडी इन चारों को जोड़ के आता है। फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। मैं थोड़ा सा बात करता हूं इनके बारे में, फिर डिटेल में चलेंगे। फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान अध्ययन। मेथड स्टडी मतलब काम किस मेथड से किया जाएगा। टाइम स्टडी मतलब क्या होता है, काम कितनी देर में किया जाएगा। और मोशन स्टडी मतलब क्या होता है क्लास, की कौन कौन से मूवमेंट आप कर रहे हो और कौन कौन से मूवमेंट आपको नहीं करना चाहिए। कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो। अब मैं खड़े होकर क्लास आपको गाना गाने लगूँ, यहाँ पे कोई जोक सुनाने लगूँ आपको, तो आपके टाइम से ही सुना रहा हूँ मैं आपको, और उस टाइम की कीमत है, तो वो मूवमेंट मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे पढ़ाने में, उसके एग्जाम्पल देने में वो ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। तो वही है मोशन स्टडी। आप भी स्कूल में जाते हो, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करते हो जो इलॉजिकल है, बिना मतलब के वॉशरूम भागना, एक बाहर गया दूसरा निकल जाना, यहाँ वहाँ घूमना, चक्कर लगाना, डस्टर लाना, चौक लाने के बहाने, तो ये सब चीज़ क्या, अननेसेसरी मूवमेंट या बंक मारना, वो नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चारों पढ़ते हैं एक करके। सबसे पहला है फैटिग स्टडी। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर काम करेगा तो एक टाइम के बाद वो थकेगा, और थकने के बाद क्लास थोड़ी देर उसको ब्रेक दिया जाएगा, फिर वो दोबारा चंगा हो जाएगा, फिर वो काम करेगा, फिर वो थकेगा। तो कितनी देर बाद उसको ब्रेक इंटरवल दें, कितनी देर बाद ब्रेक दें, उस ब्रेक का इंटरवल कितना होना चाहिए, और ऐसे कितने ब्रेक देने चाहिए और कितनी कितनी देर में देने चाहिए, इन सब को स्टडी करने के लिए होता है क्लास फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। It is conducted to find out the frequency of rest interval, duration of rest interval and the number of rest interval.
फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड, इंसान ऑब्वियसली थक जाएगा जब कंटिन्यू काम करेगा लंबे समय के लिए। देयर इज ऑलवेज नीड ऑफ रेस्ट इंटरवल, लेकिन ये रेस्ट इंटरवल कितनी देर का होना चाहिए, कब कब मिलना चाहिए, ये ओनर डिसाइड नहीं करेगा। ये क्लास एक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा डिसाइड होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। दीज इंटरवल आर डिसाइड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू कंडक्ट फैटिग स्टडी। करता क्या टेलर, टेलर कई सारे लोगों को क्लास ना बिठा देता है काम करने के लिए और उनको ऑब्जर्व करता है कैमरा लगा के, कौन कितनी देर में थक रहा है। फिर वो एक टाइम लेकर क्लास एक एवरेज टाइम निकाला जाता है कि भाई इतनी देर बाद ब्रेक होगा। फिर ब्रेक के बाद कौन कितनी देर में फिर से फ्रेश हो जा रहा है, चंगा हो जा रहा है एकदम काम करने के लिए, तो क्लास वो भी नोट किया जाएगा और उस बेसिस पे ब्रेक का ड्यूरेशन भी डिसाइड किया जाएगा। आप 2 घंटे पढ़ो बैठ के आराम से, उससे ऊपर पढ़ोगे ना थक जाओगे, आपको डलनेस आएगा। आप 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 15 मिनट का, 20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लो या 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद जब दोबारा पढ़ोगे ना तो एकदम क्लास फिर से वो आप एक्टिव हो जाओगे। Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job and note down the time. तो क्लास टाइम नोट करना है, when that worker start getting tired and when efficiency level start decreasing then give him break, तो उसको ब्रेक देना है। Similarly rest of frequency also decided, ठीक है। तो जब वो क्लास परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसको ऑब्जर्व करना है और उस बेसिस पे रेस्ट इंटरवल का डिसाइड करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। ये फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी, इंसान को अलग अलग मेथड से काम कराओ, वर्कर को मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी से काम करवाओ, और जो मेथड तीनों में सबसे कम खर्चा लेगा, सबसे कम समय लेगा, सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, उस मेथड को क्लास आपने अडॉप्ट करना है। फिर सबको बोलना है कि भैया आप इसी मेथड से काम करो। यानी कि मेथड स्टडी में ओनर डिसाइड नहीं करेगा, मैनेजर सुपीरियर डिसाइड नहीं करेगा भैया कि किस मेथड से काम करना है, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मर्जी से नहीं। एक स्टडी की जाएगी जिस स्टडी का नाम क्या है क्लास, मेथड स्टडी, और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप काम कौन से मेथड से करोगे। अगला है क्लास टाइम स्टडी। देखो टाइम स्टडी बेसिकली वो स्टडी होता है जहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। यार काम इतनी देर में होता है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी इस काम को फिनिश करने के लिए इतनी देर के अंदर। तो टाइम स्टडी, द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, क्या चीज पता करने के लिए स्टडी की जाती है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा किसी काम को करने के लिए, टारगेट क्या रखेंगे क्लास हम वर्कर के लिए, कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी क्लास काम करने के लिए, और कौन वर्कर क्लास एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट है। जो काम को समय में पूरा करता है वो एफिशिएंट कहलाता है, और जो काम को लेट पूरा करता है या नहीं करता उसको इनएफिशिएंट बोलते हैं। इसलिए टाइम स्टडी किया जाता है। सॉरी। अब टाइम स्टडी कैसे किया जाएगा, कई लोगों को बिठा दिया जाएगा एक साथ, स्टॉप वॉच लेके, टेलर ने बोला ऑब्जर्व करो हर कोई काम कितनी देर में करता है, कोई 1 घंटे में, कोई आधे घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई 15 मिनट में, सबका एक एवरेज निकालो, नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड दे दो और एक एवरेज टाइम निकल जाएगा कि यार हाँ ये एवरेज टाइम है। और फिर हर किसी को बोलो कि भैया आप काम इतनी देर में पूरा करके दो, क्योंकि ये मेरी मर्जी नहीं है, ये एक एवरेज टाइम निकाला गया है टाइम स्टडी को फॉलो करके। दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी। नेक्स्ट है मोशन स्टडी, मूवमेंट की बात की जाती है, प्रोडक्टिव मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब एक बंदा सिलाई कर रहा है सिलाई मशीन पे, तो अगर आपने सिलाई मशीन देखी होगी उसका टूल किट होता है, टूल बॉक्स होता है सिलाई मशीन का, जिसके अंदर सीजर, निडल, थ्रेड, ठीक है, और रोल ऑन और बहुत सारी चीज़ें क्लास होती हैं, है ना, सुई भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आया इंची टेप होता है। तो अब क्या होता है, अब उसको इंची टेप चाहिए तो फिर वो जा रहा है दूसरी जगह से मांग के लेके आ रहा है, सीजर चाहिए फिर जा रहा है लेके, चौक चाहिए फिर जा रहा है लेके। क्या बात है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मूवमेंट बेमतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसकी सिलाई मशीन के नीचे ही छोटा सा एक टूल किट रख दिया कि भाई तेरा पर्सनल टूल किट है, जो तेरे को चाहिए बैठे बैठे यहीं से ले और यहीं से यूज कर, तो उसको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, जो बार बार वो जा रहा है। तो उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को फाइंड आउट किया और एलिमिनेट कर दिया ताकि आगे से वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना करे। तो मेथड स्टडी बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जो कंडक्ट किया जाता है जानने के लिए कौन सा प्रोडक्टिव है और कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको क्लास खत्म करो, जो वेस्टफुल मूवमेंट उसे खत्म करो। मोशन स्टडी में टेलर सजेस्ट करता है एक एवरेज वर्कर को व्हेन ही इज परफॉर्मिंग, कि भाई ऑब्जर्व करो हर एक वर्कर को जो वो काम कर रहा है और नोट डाउन करो क्लास वो कौन कौन से मूवमेंट कर रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, और जो सही है ठीक है, और जब वो क्लास वो गलत मूवमेंट करे तो क्लास उसको क्या करना है, क्लास मना कर देना है और रूल बना देना है कि भाई ये वाला मूवमेंट आप नहीं कर सकते। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा स्टडी होता है, पूछा गया था मोशन स्टडी, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को इग्नोर करने के लिए। चौथा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम।
मेरी बात ध्यान समझना, केस स्टडी कैसा आता है। राम और श्याम दो वर्कर है, राम बहुत अच्छे से काम करता है, श्याम टाइम पास करता है, सोता है, काम अच्छे से नहीं करता, लेकिन दोनों को बराबर बराबर सैलरी मिलती है। तो मालिक ने देखा कि यार राम की भी एफिशिएंसी घट गई, अब राम भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो राम से पूछा कि भाई तुम काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे? तो राम कहता भैया देखो, श्याम काम नहीं करता, आराम से टाइम पास करता है, उसको भी आप बराबर पैसे दे रहे हो, और मैं मेहनत करता हूं तो मुझे भी बराबर पैसे दे रहे हो, तो मैं क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों करूं मेहनत? मैं भी नहीं कर रहा मेहनत, मेरे को भी बराबर पैसा दिया जा रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूं? तो यार इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम लेके आया गया, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्लास टेक्निक में स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर वर्कर के लिए इसमें क्या कहा गया कि अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। अगर आप 100 यूनिट तक बनाते हो तो आपको 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 100 से ऊपर आप जितने भी यूनिट बनाओगे उसमें आपको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो ये जो सो रहा है ये 90 यूनिट बनाता है मान लो, तो 90 इंटू 5 इससे पर डे का 450 रुपए मिलेगा, जबकि इसने अगर 150 बनाया है 150 इंटू 5 इसको 750 रुपए मिलेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? इसको तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये तो मोटिवेट है ही, साथ में ये भी मोटिवेट होगा, अरे भैया मैं नहीं सोऊंगा, इसको इतना पैसा मिल रहा है, मुझे इतना कम मिल रहा है, थोड़ी मेहनत मैं भी कर लेता हूं, मुझे ज्यादा मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे उतने ज्यादा वेजेस मिलेंगे आपको। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इसको बोलते हैं एफिशिएंट वर्कर, इसको बोलते हैं इनएफिशिएंट वर्कर। तो इनएफिशिएंट वर्कर भी मोटिवेट होगा और एफिशिएंट वर्कर को भी रिवॉर्ड मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लास डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, राइट। नेक्स्ट है सबसे लास्ट, मेंटल रेवोल्यूशन। मैंने आपसे कहा था पहले भी, वर्कर हमेशा सोचते हैं कि मालिक कुछ नहीं करता, मालिक सोचते हैं वर्कर कुछ नहीं करता, सारा काम तो हम ही करते हैं। तो दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, उसे खत्म करने के लिए होता है मेंटल रेवोल्यूशन, जहां पे क्लास टेलर इंसिस्ट करता है कि दोनों को मिलजुल के काम करना है, दोनों को समझना है कि एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। तो दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसे खत्म किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने की बात करता है टेक्निक। अब बच्चे बोलते हैं सर तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जैसा है, भैया टेक्निक पूछेगा तो मेंटल रेवोल्यूशन, और पूछेगा कि आप बताओ कौन सा प्रिंसिपल है तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो कन्फ्यूजन किस बात का है ना। तो दोनों के बीच में जो नेगेटिव थॉट्स है ना क्लास, वो हटाए जाते हैं क्लास, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेंटल रेवोल्यूशन। ओके, नाउ हमारा लास्ट टॉपिक, इसके साथ ही चैप्टर पूरा खत्म, और वो है डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेयोल और टेलर प्रिंसिपल्स। दोनों के जो थॉट्स हैं उसके बेसिस पे डिफरेंस पढ़ते हैं, देन ये चैप्टर क्लास पूरा खत्म, आप इसे याद करके आओगे। टेलर की बात करें, टेलर की जो टेक्निक है ना वो वर्कर की एफिशिएंसी की बात करता है। टेलर टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विथ वर्कर एफिशिएंसी। टेलर के जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा, टेक्निक पढ़ा, उसमें ना वो वर्कर को समझा रहे हैं बैठ के कि भाई ऐसे काम करो, एक चीज करो, नेगेटिव एटीट्यूड हटाओ। लेकिन जो फेयोल है ना वो बात करते हैं मैनेजमेंट एफिशिएंसी की, कि मैनेजर्स भेदभाव मत करो, एम्प्लॉय को लंबे समय तक रोक के रखो, ऑर्डर एक को ऑर्डर जो है अलग अलग बॉस से मत दिलवाओ। तो इसको बोलते हैं क्लास, ये मैनेजमेंट एफिशिएंसी की बात करता है फेयोल, और टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वर्कर एफिशिएंसी की बात करता है। टेलर क्योंकि वर्कर एफिशिएंसी की बात करता है तो टेलर का काम शुरू हो जाता है लोवेस्ट लेवल से, वर्कर तो सबसे नीचे होते हैं, लेकिन फेयोल का काम स्टार्ट होता है हाईएस्ट लेवल से। जो अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ ना, ये ध्यान रखना, इसको याद रखना, बाकी इधर उधर की बातें आप बना के लिख लेना, ठीक है। पर जो मेन लाइन है ध्यान रखना, वर्कर एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, वर्कर है तो लोवेस्ट लेवल, मैनेजर है तो हाईएस्ट लेवल। एम्फेसिस, टेलर ध्यान देता है क्लास स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर कि काम का स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन ये मैनेजमेंट के फंक्शन पे काम देता है क्लास कि भाई जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो कैसे काम करेंगे। फोकस की बात करें, टेलर फोकस करता है क्लास वेस्टफुल मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, एनर्जी वर्कर की बचाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन फेयोल फोकस करता है प्रिंसिपल्स वो फोकस करता है क्लास कि गोल किस तरीके से अचीव होगा, जो ओवरऑल गोल है वो कैसे अचीव होगा। बात करें टेलर की, जो टेलर का मेजर कंट्रीब्यूशन, टेलर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल। फेयोल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पर्सनालिटी, टेलर एक क्लास पर्सनालिटी है साइंटिस्ट की, बिकम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेकिन फेयोल जो है एक रिसर्चर की भूमिका निभाया उन्होंने, एक प्रैक्टिशनर की भूमिका निभाई, और क्लास उन्होंने नाम कमाया फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड, टेलर कहते हैं डिड नॉट, टेलर फॉलो नहीं करते, कहते हैं 8 बॉसेस होना चाहिए, हम यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये कहते हैं भाई बॉस एक ही होना चाहिए, उसी से क्लास आप लो, ठीक है।
वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, तो ये कहते हैं क्लास फेयोल, ये कहते हैं टेलर। एक्सप्रेशन की बात करें, टेलर टेक्निक आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर की जो टेक्निक है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्रेस करता है, फेयोल की टेक्निक है वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। एप्लीकेबिलिटी, टेलर की जो प्रिंसिपल है वो स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, स्पेशलाइज सिचुएशन में, लेकिन हेनरी फेयोल जो है उसके प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। किसी को भी पढ़ा तभी तुम्हें टेलर का कम समझ आया होगा और फेयोल का ज़्यादा समझ आया होगा। फेयोल की जो 14 प्रिंसिपल है वो दिमाग में बैठ गई होंगी, वो प्रैक्टिकल है, वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। और फेयोल का क्लास किसके लिए एप्लीकेबल है? स्पेशलाइज सिचुएशन में। तो सॉरी, टेलर का, फेयोल का जो है वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, टेलर का स्पेशलाइज सिचुएशन में। तो ये था क्लास डिफरेंस, और कंप्लीट चैप्टर जो है हमने पूरा का पूरा एंड कर दिया। आई होप आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ के याद करके अच्छे से आओगे एट एनी कॉस्ट। हर एक चैप्टर का वेटेज है क्लास 5 to 6 मार्क्स का, तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर लेना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।